अध्याय 61 सहयोग प्राप्त हुआ। इस पर हस्ताक्षर करें और हमारे दोनों परिवार आधिकारिक तौर पर एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित कर लेंगे। सु जुवान ने उदासीनता से कहा। चू लिंगशी ने श्वेत पत्र लिया, जिसमें वानबाओ जुवान मर्चेंट गिल्ड और सु परिवार के बीच सहयोग का विस्तृत विवरण दिया गया था। इससे चू लिंगशी हैरान रह गई। पहले तो उसे लगा कि सु जुवान सिर्फ उसे बहकाने के लिए आया है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी वास्तव में सहयोग करना चाहेगा। ये तो बस सहयोग की बात है। क्या उसे जबरदस्ती करने के बजाय पहले ही स्पष्ट रूप से बता देना बेहतर नहीं होता? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे व्यक्ति सहयोग के लिए यहाँ आएंगे, चू लिंगशी ने बर्फीली आंखों से कहा। हालांकि चू लिंगशी ने हाल ही में कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना किया था, फिर भी उनकी व्यावसायिक सूझबूझ बरकरार थी। उन्होंने तुरंत सामग्री की समीक्षा की। चू लिंगशी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि अनुबंध की अधिकांश सामग्री चू परिवार के लिए बेहद लाभदायक थी। यदि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाते तो चू परिवार की शक्ति निस्संदेह बहुत बढ़ जाती। सच कहूं तो चू लिंगशी को अब भी थोड़ा सा लालच आ रहा था। फिर उसने इसे दोबारा पढ़ा और यह पुष्टि करने के बाद ही कि सु जुवान ने इसमें कोई बारीक अक्षर नहीं मिलाए थे, चू लिंगशी पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। जब आप सहयोग करने के लिए ही यहाँ आए हैं, तो फिर आपने इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया? आपने ऐसा क्यों किया? चू लिंगशी ने कांपते हुए शरीर के साथ कहा। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने नहीं सुना, है ना? मेरे पास कुछ विशेष तरीके अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सु जुवान ने शांत भाव से उत्तर दिया। ठीक है, ठीक है, अंत में गलती तो उसकी ही थी। चू लिंगशी सु जुवान से बहस नहीं कर सकी और बस उसे घूरने लगी। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अभी के कार्यों का आप पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। सु जुवान ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। कौन चाहता है कि तुम जिम्मेदारी लो? तुम्हारे कृत्य गैरकानूनी हैं। गैरकानूनी, समझे? चू लिंगशी ने गुस्से में कहा। तो फिर इसकी सूचना अधिकारियों को दें। सु जुवान हंस पड़ी। आप? चू लिंगशी अवाक रह गई। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की पहचान लगभग भूल ही गई थी। वह क्यूई देश में एकमात्र ऐसा राजा था जिसका उपनाम अलग था। क्या उसकी शिकायत अधिकारियों से की जाए? वह तो सर्वोच्च अधिकारी था। जब तक बूढ़ा सम्राट अपनी चरम अवस्था में वापस नहीं आ जाता, तब तक पूरे क्यूई देश में कौन सु जुवान के साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा? ठीक है, चू मिस, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप अब जवान नहीं हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप जल्द ही शादी करने के लिए कोई ढूंढ लें? वैसे भी सू में क्या खराबी है? मेरा रुतबा और पृष्ठभूमि तुमसे कहीं बेहतर है। बल्कि तुम ही हो जो अपने से ऊंचे दर्जे के आदमी से शादी कर रही हो। सु जुवान ने बेशर्मी से कहा। चू लिंगशी को इस व्यक्ति से इतनी धृष्टता और ऐसी बातें कहने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि सु जुवान बिल्कुल सही थी। उसकी वर्तमान स्थिति और पृष्ठभूमि को देखते हुए वह वाकई में एक बेहतर रिश्ते में शादी कर रही थी। क्या आपको सिंहासन के लिए इस संघर्ष पर पूरा भरोसा है? चू देश, लू देश और यान देश सभी इसमें शामिल हो गए हैं। चू लिंगजी शुरू हुई। चू, यान और लू की शक्ति मूल रूप से ची देश के बराबर थी। अब जब बूढ़ा सम्राट मरने वाला था, तो स्वाभाविक रूप से वे ची देश का एक हिस्सा हथियाना चाहते थे। हालांकि सु परिवार शक्तिशाली था, लेकिन उनके लिए एक ही समय में 3 ऐसे देशों का मुकाबला करना असंभव था जिनके पास आदरणीय स्तर की सेनाएं थीं। बेशक मुझे पूरा भरोसा है। चू, यान और लू कुछ भी नहीं है। अगर उनमें से 10 भी आ जाएं, तो भी मुझे डर नहीं लगेगा, सु जुवान ने आत्मविश्वास से कहा। चू लिंगशी ने सु जुवान को संदेह भरी निगाहों से देखा। उसे गंभीरता से संदेह था कि क्या राजा के रूप में मुहरबंद होने के बाद सु जुवान अहंकार में बह गया था और अपनी सीमाओं को भूल गया था। इस स्थिति में सु जुवान के साथ उसका सहयोग करना लगभग तय था। भले ही वह सहमत न हो, सु जुवान उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर देगा। अनुबंध उन नियमों से बंधे होते हैं जिन्हें सेंट किंग स्तर के शक्तिशाली संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है। इनमें एक प्रकार की स्वर्गीय दाव शपथ शामिल है। एक बार कोई पक्ष इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। मामूली उल्लंघन के परिणामस्वरूप आजीवन लकवा हो जाता है, जबकि गंभीर उल्लंघन पूर्ण विनाश का कारण बनते हैं, जैसे कि लिन फैन, जिसकी राख बिखेर दी गई थी। तियानक्सुआन महाद्वीप में यह वस्तु बहुत ऊंची कीमत पर बेची गई। सु परिवार जैसी ताकतें इसे मुश्किल से ही खरीद सकती थीं। साथ ही वह चिंतित भी हो गई। वह सु जुवान के साथ सहयोग कर रही थी, लेकिन क्या वह वाकई भरोसेमंद था? क्या आपको मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है? सु जुवान मुस्कुराए। हाँ,
मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि आपको इस तरह की बातें कहने का आत्मविश्वास कहाँ से आता है। चू लिंगजी ने सिर हिलाया। इसके बाद चू लिंगशी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने सू जुवान ने अपनी किंग सीलिंग दायरे की चरम शक्ति का प्रदर्शन किया। ये किंग सीलिंग रियल्म पीक है। ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? चू लिंगशी को विश्वास नहीं हुआ। सू जुवान इतना शक्तिशाली कब हो गया? उसकी धारणा में, हालांकि सू जुवान क्यूई देश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसकी शक्ति विशेष रूप से असाधारण नहीं थी। वह उससे भी हीन था। अगर मुझ में थोड़ी भी ताकत न होती, तो क्या आपको लगता है कि आप मेरे सामने एक भी वार नहीं कर पाते? सू जुवान ने उदासीनता से कहा। सू जुवान की बातें सुनकर चू लिंगशी को कुछ अप्रिय यादें ताज़ा हो गईं। वास्तव में सू जुवान ने उसे हर मामले में तुरंत हरा दिया था। तुम इतने ताकतवर कब बन गए? महिलाएं शक्ति की प्रशंसा करने वाली प्राणी होती हैं। सू जुवान की असाधारण शक्ति का पता चलने के बाद चू लिंगशी का सू जुवान के प्रति रवैया स्पष्ट रूप से बदल गया। डिंग, चू लिंगशी की लोकप्रियता 10 अंक बढ़ गई है। सू जुवान को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। चू लिंगशी ने उस समय निंग गांव पर ध्यान दिया था क्योंकि निंग गांव ने असाधारण क्षमता दिखाई थी। अब उसकी अपनी क्षमता निंग गांव की तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए चू लिंगशी का उसके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव स्वाभाविक था। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। वैसे भी मेरे पीछे की शक्ति बहुत मजबूत है, सू जुवान ने आत्मविश्वास से कहा। चू लिंगशी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, फिर स्वेच्छा से अनुबंध पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए और उस पर अपने खून की एक बूंद टिपकाई। ये देखकर सू जुवान ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए और उसके मुंह से खून की एक बूंद टपक गई। जैसे ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए, अदृश्य रूप से सू जुवान और चू लिंगशी दोनों को एक प्रकार की बेड़ियां जकड़ी हुई महसूस हुईं। एक बार जब जंजीरें टूट जाएंगी, तो उन्हें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डिंग, कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई। उन्हें 50,000 खलनायक अंक दिए जाते हैं। निंग गांव का भाग्य मूल्य 5,000 कम हो गया है। वाह, कितनी शानदार फसल हुई। अपने मन में सिस्टम की सूचना सुनकर सू जुवान को तुरंत खुशी महसूस हुई। चू लिंगशी की शुरुआती महत्वपूर्ण सहायता खो देने के बाद सू जुवान को आश्चर्य हुआ कि अब निंग गांव का विकास कैसे होगा। आखिरकार चू लिंगशी ही निंग गांव की प्रमुख वित्तीय समर्थक थी। शुरुआती दौर में निंग गांव की ताकत इतनी तेजी से बढ़ने का कारण ये था कि चू लिंगशी ने वानबाओ जुवान व्यापारी संघ के माध्यम से लगातार निंग गांव को कम कीमतों पर कई अच्छी चीजें बेची थीं। दरअसल चू लिंगशी ने कुछ चीजें तो मुफ्त में ही दे दी, जिससे निंग गांव को बिना भुगतान किए ही बहुत कुछ हासिल हो गया। समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अब हम एक ही पक्ष में हैं। मैं हम दोनों के लिए सुखद सहयोग की कामना करता हूँ, सू जुवान ने कहा। सौभाग्यपूर्ण सहयोग। चू लिंगशी ने अपने बालों की एक लट को घुमाया और सू जुवान की ओर उसकी निगाहों में अस्पष्टता का भाव था। इस परिस्थिति को देखते हुए अगर सू जुवान कोई कदम नहीं उठाता, तो वह सच्चा मर्द नहीं होगा। अध्याय 62। जब भी मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। डिंग, चू लिंगशी की लोकप्रियता में 10 अंकों की वृद्धि हुई है। डिंग, चू लिंगशी की लोकप्रियता 20 तक पहुंच गई है, जिसके लिए 20,000 विलेन पॉइंट्स का इनाम मिला है। होस्ट, कृपया अपने प्रयास जारी रखें। अगली सुबह सू जुवान चू लिंगशी के बाथरूम से चली गई और चू लिंगशी को, जिसका चेहरा लाल हो गया था, वहीं अकेला छोड़ दिया। मैडम, कल रात आपके साथ क्या हुआ था? आप इतनी देर तक बाथरूम में क्यों थीं? चू परिवार के नौकर बुरी तरह डर गए थे। कल रात चू लिंगशी का कोई अता पता नहीं था, वह पूरी रात कहीं नजर नहीं आई। नौकर उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे थे। अगर किसी ने यह न बताया होता कि चू लिंगशी बाथरूम गई थी, तो शायद नौकरों को अपनी जान देकर प्रायश्चित करना पड़ता। हालांकि चू लिंगशी पूरी रात वहीं अंदर रही और बाहर नहीं निकली, जिससे नौकर और भी ज्यादा चिंतित हो गए। शियाओ होंग अंदर जाकर देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि चू लिंगशी शायद अभी भी अंदर नहा रही होगी, उसने तुरंत यह विचार त्याग दिया। मुझे माफ करना, शियाओ होंग, तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं कल नहा रही थी और इतना आरामदायक था कि मुझे बाथरूम में ही नींद आ गई, चू लिंगशी ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह थोड़ी शर्मिंदा भी थी। तो ये हुआ था, आपने तो मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे लगा जैसे आपको कुछ हो गया हो, मिस। अगर ऐसा होता, तो मैं गुरुजी को समझा नहीं पाता। शियाओ होंग ने तुरंत राहत की सांस ली। शुक्र है, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बस उसकी बेवजह की चिंता थी। अगर चू लिंगशी के साथ सच में कुछ हुआ होता, तो उसे अपनी जान देकर प्रायश्चित करना पड़ता।
मेरा क्या होगा? जब तक ओल्ड फैन सब कुछ देख रहे हैं, किसी पूजनीय व्यक्ति के आने के अलावा मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है? चू लिंगशी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मानो कुछ सोचते हुए चू लिंगशी ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। सू जुबान अंदर कैसे आ गया? लगता है मुझे पिताजी से ओल्ड फैन को ठीक से सबक सिखाने की जरूरत है। शुक्र है कि जो आया वो सू जुबान था। अगर कोई और होता, इतनी बेशर्मी से अंदर आता, तो क्या मेरा हाल नहीं हो जाता? आप सही कह रहे हैं, तो लगता है मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। शाओ होंग मुस्कुराए, लेकिन जल्द ही जियाओ होंग ने अपनी मुस्कान छुपा ली, क्योंकि उसे कुछ बहुत ही अजीब लगा। चू लिंगशी की स्कर्ट का किनारा पानी से भीगा हुआ था और उससे अभी भी पानी टपक रहा था। ये बहुत ही लापरवाही थी। श्रीमती, अगली बार ऐसा मत करना। खुद को देखो, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, तुम्हें पता भी नहीं चला। शियाओ होंग चू लिंगशी के पास आए और एक रुमाल से चू लिंगशी की स्कर्ट का किनारा साफ किया। ये देखकर चू लिंगशी उसे रोकने ही वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से जियाओ होंग को इन चीजों का कोई अनुभव नहीं था और वह नहीं जानती थी कि ये चीजें क्या हैं। उसने सोचा कि चू लिंगशी कल सो गई थी, जिसके कारण उसकी स्कर्ट के किनारे पर पानी के छींटे पड़ गए थे। हा 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 हा, अगली बार ध्यान रखूंगा, चू लिंगशी ने असहजता से कहा। ओह जी हाँ महोदया, वो निंग गोंगजी यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे वानबाओ जुबान व्यापारी संघ को कुछ सामान बेचना है। जब निंग गोंगजी का नाम लिया गया तो शियाओ होंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। निंग गोंगजी? कौन सी निंग गोंगजी? चू लिंगशी ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ये निंग गांव है, निंग गोंगजी। महोदया, क्या आप नींद से भ्रमित हैं? क्या आप और निंग गोंगजी अच्छे दोस्त नहीं हैं? शाओ होंग थोड़ा असमंजस में था। किसने कहा कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ? अब तो मैं उससे जान से नफरत करता हूँ। जाकर उसे बता दो कि हमारा वानबाओ जुबान व्यापारी संघ भविष्य में उससे कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उसे बता दो कि वह अब मुझसे मिलने न आए। हमारा वानबाओ जुबान व्यापारी संघ उसे नहीं जानता, चू लिंगशी ने दृढ़ता से कहा। चू लिंगशी के अचानक बदले हुए रवैये को देखकर शाओ होंग चौंक गई और वह आश्चर्य से भर उठी। मिस, आपको क्या हुआ है? क्या आप पहले निंग गोंगजी के साथ अच्छे से नहीं रह रही थी? अचानक आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? शाओ होंग सोच रही थी कि क्या चू लिंगशी कल ज्यादा सो गई थी और इसी वजह से वह भ्रमित हो गई थी। पहले तो चू लिंगशी और निंग गांव के लोग आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल रहे थे। इसके अलावा चू लिंगशी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि निंग गांव जैसी युवा प्रतिभाएं दुर्लभ हैं और उसे और अधिक संपर्क बनाने होंगे। कितना समय बीत गया था और चू लिंगशी का रवैया इतना बदल गया था। एक स्त्री का हृदय सचमुच समुद्र की गहराई में पड़ी सुई के समान होता है। उसके साथ किसकी अच्छी बनती थी? मेरी। क्या मैं उसे अच्छी तरह जानता था? चू लिंगशी ने थोड़ा व्यंग्य किया। कल सू जुबान से मिलने के बाद से चू लिंगशी को समझ आ गया था कि सच्ची ताकत क्या होती है और असली मर्द क्या होता है। सू जुबान की तुलना में निंग गांव जैसे लोग बिल्कुल बेकार थे। लेकिन महोदया, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप निंग गोंगजी जैसी युवा प्रतिभाओं की बहुत प्रशंसा करती हैं? युवा प्रतिभा? क्या वह इसके लायक है? चू लिंगजी ने व्यंग्य किया। सच्ची युवा प्रतिभा सू जुबान, यंग मास्टर सू जैसी होनी चाहिए। शाओ होंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम्हें निंग गांव से किसी भी प्रकार का लेन देन करने की अनुमति नहीं है। हमारा वानबाओ जुबान व्यापारी संघ अब से निंग गांव से कोई संबंध नहीं रखेगा और न ही उसके साथ कोई लेन देन करेगा, समझे? चू लिंगशी ने निर्देश दिया। ठीक है, शाओ होंग ने आह भरी। हालांकि उसे नहीं पता था कि चू लिंगशी ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन चू लिंगशी के निडर रवैये को देखकर शाओ होंग ज्यादा कुछ कह नहीं सकी। सू जुबान, युवा स्वामी सू, क्या ये वही युवा स्वामी सू हो सकते हैं? शाओ होंग के मन में संदेह पैदा हो गया। ... क्या शियाओ होंग, क्या हो रहा है? दूसरी ओर स्थिति की जानकारी मिलने पर निंग गांव के लोग भी हैरान थे। कल तक सब ठीक था, तो आज अचानक चू लिंगशी का रवैया उसके प्रति कैसे बदल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया हो? निंग गांव ने खुद से पूछा। उसने अपने हाल के कार्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उसने कसम खाई कि उसने चू लिंगशी को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया था। चू लिंगशी अचानक उससे संबंध क्यों तोड़ना चाहेगी? निंग गोंगजी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझसे इसके बारे में विस्तार से मत पूछो। वैसे भी मालकिन ने कहा है कि अब से वानबाओ जुबान व्यापारी संघ आपसे संबंध तोड़ लेगा।
इसके अलावा वानबाओ जुबान व्यापारी संघ आपसे संबंधित कोई भी लेन देन स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अब से निंगगोनगजी कृपया यहाँ दोबारा न आए। शाओ होंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके मन में अभी भी निंग गांव के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थीं, लेकिन चूंकि चू लिंगशी ने उससे संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से चू लिंगशी का अनुसरण किया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं आपकी पत्नी से मिल सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। निंग गांव ने लगातार यही बात कही। पहली बात तो ये थी कि वह वानबाओ जुबान व्यापारी संघ को छोड़ना नहीं चाहता था, जो एक आकर्षक अवसर था। दूसरी बात, चू लिंगशी सचमुच खूबसूरत थी और हाल ही में उसके और चू लिंगशी के बीच संबंध सुधर रहे थे, लेकिन फिर अचानक चू लिंगशी ने उससे संबंध तोड़ने की इच्छा जताई। ये सब क्या बकवास है? निंग गांव को चू लिंगशी को ढूंढकर इसका स्पष्टीकरण लेना ही होगा। निंगगोनगजी, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। हमारी मालकिन एकांतवास में चली गई है, इसलिए और कुछ मत सोचो। और हमारी मालकिन ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में आप उसे सड़क पर देखें तो उसे आवाज मत देना, वरना वह आपको देखते ही मार देगी। शाओ होंग ने उदासीनता से कहा। अध्याय 63, भ्रमित निंगजूंग। धतेरी की। ये शब्द सुनकर निंग गांव के व्यक्ति का सचमुच अभिशाप करने का मन हुआ, लेकिन उसने 2.5 साल तक विकसित की गई अपनी सहनशक्ति पर भरोसा करते हुए खुद को रोक लिया। शाओ होंग, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? निंग गांव ने हार न मानने की इच्छा से निवेदन किया। निंगगोनगजी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सब हमारी युवती का आदेश था। शियाओ होंग ने बात की। हा 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 हा। वाह, क्या चू लिंगशी है? क्या वानबाओ जुबान व्यापारी संघ की सदस्य है? शाओ होंग की बातें सुनकर निंग गांव के लोग गुस्से में हंस पड़े। वाकई, जब लोग बेहद गुस्से में होते हैं तो हंसे बिना नहीं रह पाते। तुम सचमुच कमीने हो। उस समय तुमने मुझसे इतना फायदा उठाया और अब इतनी आसानी से मुंह मोड़ लेते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? ठीक है, चूंकि आपका वानबाओ जुबान व्यापारी संघ इतना निर्दयी है, तो मुझे बेवफाई करने के लिए दोष मत देना। अब से हम मरने तक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। निंग गांव के बोलने के बाद वह पीछे मुड़े बिना चला गया। निंगगोनगजी। शियाओ होंग उसके पीछे दौड़ी। वह कुछ समझाना चाहती थी। दफा हो जाओ, कुतिया, तुम बिल्कुल उस चू लिंगशी जैसी हो। निंग गांव ने शियाओ होंग को धक्का देकर दूर कर दिया। निंगगोनगजी। शियाओ होंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। निंगगोनगजी ने उसके साथ इतना कठोर व्यवहार किया। क्या ये वही निंगगोनगजी था जिसे वह जानती थी? निंग गांव के लोग कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। शियाओ होंग को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उनका चेहरा तुरंत बदल गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ सूझा है, और उसने शियाओ होंग को उठने में मदद नहीं की। उसने शाओ होंग पर बस एक नजर डाली, फिर मुड़कर चला गया। निंगगोनगजी, आखिर हुआ क्या? शियाओ होंग ने निंग गांव के पीछे हटे हुए लोगों को देखा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे चू लिंगशी की बात कुछ हद तक समझ आ गई थी। निंगगोनगजी बदल गया था। वह एक अच्छे इंसान से बिल्कुल अलग हो गया था। पहले निंग गांव में ऐसा व्यवहार कभी देखने को नहीं मिलता था। हालांकि जियाओ होंग ने ज्यादा नहीं सोचा और उठकर चली गई। आखिरकार आज से निंग गांव अब वानबाओ जुबान व्यापारी संघ में नहीं आएगा। उनका रिश्ता उसी क्षण से टूट गया और दोनों पक्ष अब दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। शाओ होंग, मामले को कैसे सुलझाया गया? चू लिंगशी ने पूछा। चिंता मत करो युवती, मैंने सब कुछ तुम्हारे निर्देशों के अनुसार ही कहा, जियाओ होंग ने जवाब दिया। शाओ होंग का जवाब सुनकर चू लिंगशी बहुत संतुष्ट हुई और उसने शाओ होंग के लिए उच्च श्रेणी की क्यूई गैदरिंग पिल्स की एक बोतल भी निकाल ली। युवती, ये है। शाओ होंग इस कृपा से थोड़ी अभिभूत हो गई। ची गैदरिंग पिल्स, यही तो उसे इस समय चाहिए थी, और वह भी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली। बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों की, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो, बहुत मांग थी, क्योंकि इन गोलियों में किसी प्रकार का जहर नहीं था। ये यंग मास्टर सू की ओर से आपको एक पुरस्कार है। चू लिंगशी मुस्कुराए। ये सुनकर जियाओ होंग तुरंत कृतज्ञता से भर गई, और सू जुबान के बारे में उसके विचार तुरंत बदल गए। युवा मास्टर सू वाकई एक अच्छे इंसान हैं। वे बिना किसी मेहनत के बेहतरीन दवाइयां दे देते हैं। वे निंग गांव से कहीं बेहतर हैं। वह निंग गांव को इतने लंबे समय से जानती थी, लेकिन उसे कभी ऐसी अच्छी चीजें नहीं मिली थीं, और अभी अभी निंग गांव ने उस पर अपना आपा भी खो दिया। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने नियत नायक को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया है। आपको 5000 खलनायक अंक मिलेंगे। निंग गांव का भाग्य मूल्य 500 कम हो गया है। डिंग,
होस्ट ने नियति की नायिका चू लिंगशी को नियति के नायक निंग गांव से संबंध तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके लिए 30,000 खलनायक अंक दिए गए हैं। निंग गांव का भाग्य मूल्य 3,000 कम हो गया है। डिंग, होस्ट ने नियत नायक के आपसी संबंधों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है, जिसके लिए 1,000 खलनायक अंक दिए गए हैं। निंग गांव का भाग्य मूल्य 100 कम हो गया है। सू हवेली में वापस आकर सू जुबान, जो कुछ देर पहले ही लेटी थी, को अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि चू लिंगशी ने निंग गांव से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अब अगर निंग गांव को विकास करना है तो यह इतना आसान नहीं होगा। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वानबाओ जुबान व्यापारी संघ क्यूई देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी संघ है। वानबाओ जुबान व्यापारी संघ के समर्थन के बिना निंग गांव की विकास गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई। अन्य व्यापारी संघों की बात करें तो वे सभी सू परिवार और अन्य 2 राजकुमारों के अधीन थे। यदि निंग गांव कुछ खरीदना चाहता तो वे मना तो नहीं करते, लेकिन निंग गांव को निश्चित रूप से अधिक कीमत चुकानी पड़ती। पतिदेव, क्या हुआ? आपको इतनी खुशी किस बात से हो रही है? सू जुबान की मालिश कर रही झाओ रू ने उसे खुशी से झूमते हुए देखा और वह भी उत्सुक हो गई। बेशक, मैं खुश हूँ। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि अगले 8 या 9 महीनों में मेरा एक नन्हा बच्चा होगा, मैं खुश क्यों नहीं होंगी। सू जुबान ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ झाओ रू के पेट को सहलाया। झाओ रू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह सू जुबान के साथ छेड़छाड़ करने से खुद को रोक नहीं पाए। पतिदेव, आप तो बड़े शरारती हैं। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है और आप अभी से बच्चे के बारे में सोचने लगे हैं। झाओ रू ने शरारती अंदाज में उसे डांटते हुए अपने पेट को भी सहलाया। हालांकि उसने ये बात सिर्फ जबानी तौर पर कही, लेकिन झाओ रू मन ही मन इस बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थी। आखिरकार ये सू जुबान का पहला बच्चा था। इस बारे में ध्यान से सोचने पर सू जुबान की महिलाओं में से वह गर्भवती होने वाली पहली महिला प्रतीत होती है। अगर वह इस बच्चे को जन्म देती है तो क्या सू जुबान के साथ उसकी स्थिति और भी मजबूत नहीं हो जाएगी? मैं इसके बारे में क्यों नहीं सोचूंगी? आखिर ये मेरा पहला बच्चा है। क्या आपको लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी? सू जुबान मुस्कुराए। अपने पिछले जीवन में शादी करना तो दूर की बात है, एक असफल व्यक्ति के रूप में उसने शायद ही कभी किसी लड़की का हाथ छुआ हो। पलक झपकते ही वह एक दूसरी दुनिया में आ गया था और हे भगवान, अब तो वह पिता भी बनने वाला था। अरे नहीं, रुकिए। ध्यान से सोचने पर पता चला कि वह पहले ही 3 बार पिता बन चुका था। पहली बार लिन फैन था, दूसरी बार उसके सामने बैठा बच्चा था और तीसरी बार शेन किंगवान थी। कितना अफसोस, मेरा प्यारा बेटा लिन फैन बहुत जल्दी दुनिया छोड़ गया, वरना कुछ ही महीनों में उसके 2 बच्चे होते। अगर झाओ रू की पैदा होने वाली बच्ची भी बेटी हो तो क्या इतनी कम उम्र में ही उसके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों नहीं हो जाएंगे? निंग गांव, आपको थोड़ा और जीना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप साल के अंत तक जीवित रह पाएंगे ताकि मुझे एक बेटा और एक बेटी दोनों मिल सकें। सू जुबान ने मन ही मन सोचा। निंग गांव, अच्छू, भला कौन मेरे बारे में सोच रहा है? पत्नी, तुम्हें अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। क्या तुमने वो सब खा लिया है जो बूढ़े मो और बूढ़े लिंग ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार किया था? सू जुबान ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो पतिदेव, मैं आज्ञाकारी रही हूँ। मैंने ओल्ड मो और ओल्ड लिंग द्वारा मेरे लिए आयोजित सभी औषधीय स्नान और गोलियों के निर्देशों का पालन किया है। झाओ रू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्या आपको अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? सू जुबान ने पूछा। हाँ, फिलहाल मेरी शारीरिक स्थिति पहले से काफी बेहतर है। मेरी नींद की गुणवत्ता में भी हाल ही में काफी सुधार हुआ है और मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ। झाओ रू ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? तो मुझे आपकी पूरी तरह से जांच करनी होगी। सू जुबान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अरे बाप रे, पतिदेव, आप तो बड़े चिढ़ाने वाले हैं। मुझे लगता है आप बस उसी बारे में सोच रहे हैं। झाओ रॉ ने सू जुबान का भटकता हुआ हाथ पकड़ लिया। खांसी, खांसी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं एक सभ्य सज्जन हूँ। मेरा दिमाग भला उस तरह की बातों से कैसे भरा हो सकता है? सू जुबान ने चालाकी से तर्क दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम तो बस शरारती हो। छी छी छी, तो क्या हुआ अगर मैं शरारती हूँ? हंसी मजाक और हंसी मजाक के बीच कियान यांग क्यूई कंट्रोल कुनयिन स्पिरिट एब्जॉर्प्शन आर्ट का प्रचलन शुरू हो गया। जब सू जुबान और झाओ रू ने एक साथ मंत्रों का जाप किया तो दोनों व्यक्तियों की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आया।
अंततः वे दोनों प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गए और स्वर्ग की ओर चले गए। अध्याय 64, निंगजून को धोखा देना। धिक्कार है, चू लिंगशी आखिर कर क्या रही है? उसने अचानक मुझसे संबंध क्यों तोड़ लिए? अपने अध्ययन कक्ष में वापस आकर निंग विलेज गुस्से से आग बबूला हो गया और एक डेस्क सफाई मास्टर में तब्दील होकर उसने अपनी डेस्क से सब कुछ झाड़ दिया। इस तरह के हंगामे से बटलर फू तुरंत सतर्क हो गया। बटलर फू निंग परिवार का प्रबंधक था और वह निंग गांव के बचपन से ही उसके साथ रहा था। यद्यपि उसकी शक्ति केवल महाशक्ति स्तर की थी, फिर भी वह निंग गांव के प्रति अत्यंत वफादार था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वह मृत्यु के कगार पर था, तब शेन किंगवान ने उसे चावल का एक कटोरा दिया था। युवक स्वामी, क्या हुआ? बटलर फू ने चिंता से पूछा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बाहर निकलो। क्रोधित निंग गांव ने अपनी सामान्य सौम्यता को त्यागते हुए बटलर फू पर दहाड़ मारी। गुस्से में भरे निंग गांव वालों को अपने ऊपर चिल्लाते देख बटलर फू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जल्द ही शांत निंग गांव को कुछ एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो बटलर फू, मैं बहुत गुस्से में था, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। निंग गांव के लोग बटलर फू से माफी मांगने के लिए तुरंत उसके पीछे भागे। कोई बात नहीं छोटे मालिक, जो भी हो, हम इसे धीरे धीरे संभाल लेंगे, इस बूढ़े आदमी को कोई आपत्ति नहीं है। बटलर फू ने हाथ हिलाया। बटलर फू, आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद। बटलर फू द्वारा उसे क्षमा करते देख निंग गांव ने तुरंत राहत की सांस ली। हाल ही में उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यह उसके अत्यधिक लालची शरीर का दुष्प्रभाव था। अब से उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। शिष्य, लालची दिव्य शरीर के प्रभाव अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। आपको हाल ही में खुद पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दिव्य शरीर का अत्यधिक उपयोग न करें। मैं इसे स्थिर करने में आपकी सहायता करने का मार्ग खोजूंगा, एल्डर वांग ने कहा। मैं समझ गया, गुरुजी। निंग गांव ने आह भरी। हाल ही में सब कुछ इतना सुचारू रूप से चल रहा था। पहले वानबाओ जुबान व्यापारी संघ ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उससे संबंध तोड़ लिए और अब उसका दिव्य शरीर अस्थायी रूप से अनुपयोगी हो गया। कोई बात नहीं, बसंत आता है और सर्दी। मैं भाग्य का जनक हूँ और मैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में अवश्य बदल दूंगा। माँ, आपको मेरा इंतजार करना होगा, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। निंग गांव की निगाहें अनायास ही शाही महल की ओर मुड़ गईं। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। अच्छू, मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? शेन किंगवान, जो अपने अध्ययन कक्ष में थी, अचानक चीख पड़ी। उसे सहज रूप से लगा कि कोई उसे कोस रहा है। मैडम, क्या हुआ? क्या आपको सर्दी लग गई है? दरवाजा धक्का देकर खोला गया और अंदर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सू जुबान था, जिसने अभी अभी झाओरू को सुलाने के लिए फुसलाया था। झाओरू को सुलाने के बाद सू जुबान तुरंत शेन किंगवान को ढूंढने आया और उनके साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए तैयार हो गया। पति, ये देखकर कि आने वाला व्यक्ति सू जुबान था, शेन किंगवान का चेहरा तुरंत थोड़ा लाल हो गया। यहाँ का वातावरण बुरा नहीं है ना? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कोई विशेष असुविधा हो रही है? सू जुबान ने चिंता से पूछा। यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है और मैं अच्छी तरह से ढल रही हूँ। बस एक छोटी सी कमी यह है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं आए हैं। शेन किंगवान ने थोड़ी शिकायत की। क्या मैं अब आपके साथ चलने के लिए यहाँ नहीं हूँ? सू जुबान मुस्कुराया और शेन किंगवान को गले लगा लिया। एक बुजुर्ग महिला से जैसी उम्मीद की जाती है, उनके शब्द बहुत ही मधुर थे। अगर यह एक आम युवा लड़की होती, तो शायद ज्यादातर लड़कियां कहती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे खुद ही इस कठिनाई को सहन कर लेंगी। शेन किंगवान जैसी लड़की बेशक नखरे दिखा रही थी, उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। जाहिर है, उसे थोड़ी बहुत देखभाल तो देनी ही थी। ये कुछ वैसा ही था जैसा वह स्कूल में करता था। शिक्षक अक्सर तब खुश होते थे जब आप कक्षा के बाद सीधे उनसे प्रश्न पूछने आते थे। अधिकतर समय वे प्रसन्न होते थे। किसने कहा था कि तुम तुरंत मेरे साथ मत आओ? शेन किंगवान ने चिल्लाया। हालांकि वह शाही हरम में दूसरों से लड़ना नहीं जानती थी, लेकिन वह एक पुरुष को प्रसन्न करना जानती थी। जो महिलाएं नखरे दिखाने का शौक रखती थी, उनका जीवन सबसे अच्छा होता था। शाही महल में वह आराम से रहने के लिए इसी हुनर पर निर्भर रहती थी। हालांकि उस समय निंग गांव इतना सक्षम नहीं था। अत्यधिक लाड़ प्यार से अंततः दूसरे लोग ऊब जाते। धीरे धीरे खराब होने की भावना घृणा में बदल जाएगी। ठीक है महोदया, शांत हो जाए। मौसम ठंडा हो रहा है, आपको और कपड़े पहनने चाहिए। सू जुबान ने ये कहा, लेकिन किया ठीक इसके विपरीत।
पतिदेव, क्या आपने मुझसे ज्यादा कपड़े पहनने को नहीं कहा था? क्यों? शेन किंगवान शर्म से लाल हो रही थी। पुरुष कपड़ों की तरह होते हैं और बहनें अंगों की तरह। क्या मैं तुम्हारे कपड़े नहीं बन सकती? सू जुबान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ऐसे माहौल में शेन किंगवान स्वाभाविक रूप से समझदार हो गई। तुम तो बड़े शरारती हो पतिदेव। शेन किंगवान ने सू जुबान को गले लगाया और इस तरह सू जुबान ने दोनों के बीच भाग दौड़ करते हुए इस शानदार दिन का सफलतापूर्वक समापन किया। अगले दिन वानबाओ जुबान व्यापारी संघ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उन्होंने निंग गांव से संबंध तोड़ लिए हैं और अब उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। इसी दौरान वानबाओ जुबान व्यापारी संघ ने सू परिवार के साथ सहयोग किया। चू लिंगशी ने तो सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि भविष्य में सू और चू परिवार आपस में कुछ हद तक विवाह संबंध भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, चू लिंगशी ने निंग गांव को धोखा देते हुए बड़ी मात्रा में आरोप लगाए और दावा किया कि निंग गांव ने उनके सहयोग के दौरान उनके खिलाफ साजिश रचने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कीमतें कम करने की कोशिश की थी। वानबाओ जुबान व्यापारी संघ द्वारा निंग गांव से संबंध तोड़ने की खबर से पूरा शिंगलुओ शहर सदमे में आ गया। विशेषकर चू लिंगशी द्वारा बाद में उजागर की गई बातों का प्रभाव इतना व्यापक था कि निंग गांव का पहले से अनुसरण करने वाली कुछ ताकतें भी उसे छोड़कर चली गईं। आखिरकार चू लिंगशी के शब्दों में निंग गांव पूरी तरह से खलनायक बन चुका था। हालांकि निंग गांव ने इसका पुरजोर खंडन किया, लेकिन वह चू लिंगशी को रोक नहीं सका, जो अपनी बातों से लोगों को बहलाने वाली महिला थी। इस दौरान प्रथम राजकुमार और द्वितीय राजकुमार ने भी उसके कमजोर पड़ने का फायदा उठाकर उसे और परेशान किया, जिससे निंग गांव को काफी परेशानी हुई। दमन और धोखे की इस श्रृंखला ने सू जुबान को खलनायक के रूप में काफी प्रसिद्धि दिलाई। सू जुबान इतना खुश था कि उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। नाम सू जुबान। क्षेत्र राजा सीलिंग क्षेत्र शिखर। खलनायक का मूल्य 500,000। सिस्टम इन्वेंटरी प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानिक्सुआन ताबीज, 5वीं श्रेणी का शीर्ष श्रेणी का उपचार अमृत, 10 दिव्य त्वरित जूते। विशेष उन्नत तलवार इरादा। कौशल बुद्धि अवनति हिलो विरोधी, हमारी पीढ़ी का मॉडल, मध्यवर्ती मूल्यांकन कौशल, मध्यवर्ती पुनर्प्राप्ति कौशल, प्राथमिक मानसिक प्रतिरोध। शीर्षक भाग्य का जनक। साधना विधि सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी। सिस्टम शॉप खुल गया। 500,000 खलनायक मूल्य। क्या शानदार फसल है। सू जुबान ने अपने एट्रीब्यूट पैनल को बड़े संतोष के साथ देखा। पिछले 2 दिनों में निंग गांव को कई लोगों ने धोखे से घेर लिया और दबा दिया। उसकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती थी, बस इतना ही कहा जा सकता था कि हालात बेहद खराब होते जा रहे थे। लानत है उस कुतिया की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। बेहतर होगा कि तू दुआ करे कि एक दिन तू मेरे हाथों में न पड़ जाए। निंग गांव ने चारों ओर से आ रहे संदेशों और दूसरों की कुछ अजीबोगरीब निगाहों को देखकर तुरंत गुस्से से भर गया। उसने अभी अभी साफ किया हुआ डेस्कटॉप फिर से खाली कर दिया। ये देखकर उसके मातहतों ने तुरंत भागने का बहाना ढूंढ लिया। अगर वे नहीं भागे तो शायद उन्हीं का सफाया हो जाएगा। अध्याय 65 लीक्यू रिटर्न्स। शिष्य क्रोधित मत हो, आत्म सिद्धि के जाल में मत फंसो। चूलिंगशी चाहे जो भी कहे, चाहे वह खुलकर ही क्यों न बोले, कोई सबूत नहीं है। ये तो बस उसकी कहानी का पक्ष है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जल्दी नहीं है। चूंकि यह मामला दूसरे पक्ष द्वारा उठाया गया है, इसलिए सबूत स्वयं उन्हीं को पेश करने दें। अगर वह सबूत पेश नहीं कर सकती, तो क्या वह सिर्फ बकवास नहीं कर रही है? अफवाहें तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। नायक के स्वामी के रूप में फायर एल्डर अभी भी बहुत विवेकशील थे। गुरुजी सही कह रहे हैं, मुझे इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फायर एल्डर की बातें सुनकर निंग गांव भी शांत हो गया। इन अफवाहों का उन पर बहुत कम असर हुआ था। ज्यादा से ज्यादा इनसे उनकी प्रतिष्ठा पर बस एक बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके जवाब में निंग गांव ने भी कुछ जवाबी हमले किए। हालांकि असली रोमांच तो दोनों राजकुमारों के आगामी हमलों में ही छिपा था। वानबाओ जुबान व्यापारी संघ ने उससे संपर्क तोड़ दिया और निंग गांव की राजधानी श्रृंखला में तुरंत समस्याएं उत्पन्न हो गईं। उसके दोनों सगे भाइयों ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर स्थिति को और बिगाड़ दिया। हालांकि निंग गांव आखिरकार एक नियति का नायक है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की उसकी क्षमता अभी भी बहुत अच्छी है। वानबाओ जुबान व्यापारी संघ से आर्थिक सहायता न मिलने के बावजूद भी बहुत से लोग निंग गांव का अनुसरण करते हैं।
दोनों राजकुमारों की घेराबंदी के बावजूद निंग गांव ने न केवल डटकर मुकाबला किया बल्कि कुछ जवाबी हमले भी किए। जैसे जैसे तीनों ताकतें अशांति फैलाती रहीं, क्यूई देश में भी ठंड बढ़ती गई। सभी पक्ष एक एक करके पीछे हटते गए और स्थिति धीरे धीरे कुछ नाजुक हो गई। जल्द ही लगभग आधा महीना बीत गया और निंग गांव अभी भी मजबूती से खड़ा था, यहाँ तक कि राख से पुनर्जन्म के संकेत भी दिखा रहा था। आज ही सू हवेली में एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। हेलो, मैं सू जुबान को ढूंढ रहा हूँ। क्या सू जुबान यहाँ है? बोलने वाली महिला गोरी त्वचा वाली एक खूबसूरत महिला थी, जिसकी सुंदरता को देखकर लोग उसकी एक ही नजर में मोहित हो जाते थे। उस खूबसूरत महिला के पीछे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो बहुत दयालु लग रहा था। जी हाँ, छोटे मालिक अभी अध्ययन कक्ष में हैं। नौकरानी ने उस खूबसूरत महिला को देखकर उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, खासकर इसलिए क्योंकि वह खूबसूरत महिला सू जुबान को ढूंढ रही थी। नौकर की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच खूबसूरत महिला और बूढ़ा आदमी सू हवेली में दाखिल हुए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पति ऐसी जगह पर रहेंगे। ये तो सचमुच बहुत ही घटिया जगह है। ली क्यूयुए ने सू हवेली की ओर एक नजर डाली और अपना सिर हिलाया। जी हाँ, उनके सामने खड़ी खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि दिवंगत संत ली क्यूयुए थी। उस दिन ली क्यूयुए ने कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा आधे महीने के भीतर सू जुबान को ढूंढने आएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश त्यानबू पवित्र भूमि में बहुत सारी चीजें थीं। ली क्यूयुए ने उन सभी को निपटाने के बाद तुरंत त्यानबू पवित्र भूमि के शक्तिशाली लोगों को लेकर क्यूई देश चली गईं। ये सोचकर कि सू जुबान वास्तव में ऐसे दयनीय वातावरण में रहती है, ली क्यूयुए का दिल टूट गया। उसने खुद को भी बेहद दोषी ठहराया और इस बात का पछतावा जताया कि उसने सू जुबान को उसकी पीड़ा से तुरंत बाहर नहीं निकाला। यद्यपि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में अधिक समृद्ध थी, फिर भी ये त्यानबू पवित्र भूमि की तुलना में कहीं कम थी। सू जुबान का ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के कौशल विकसित कर पाना वास्तव में प्रशंसनीय था। ऐसा कहने की हिम्मत सिर्फ ली क्यूयुए ही कर सकती थी। अगर कोई आम इंसान सू हवेली की भव्यता को देखता, तो भला उसे जर्ज कहने की हिम्मत कौन करता। फायर एल्डर ने भी ली क्यूयुए की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। एक शक्तिशाली संत राजा होने के नाते उनका बचपन का वातावरण सू जुबान के वर्तमान वातावरण से कहीं बेहतर था। हालांकि इतने खराब माहौल में भी सू जुबान ने ली क्यूयुए से कहीं अधिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये वाकई चौंकाने वाला था। ये सोचकर फायर एल्डर को इस अनसुने संत पुत्र उम्मीदवार के प्रति काफी लगाव हो गया। पतिदेव, मैं यहाँ हूँ। ली क्यूयुए ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सू जुबान के अध्ययन कक्ष का सफलतापूर्वक पता लगा लिया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि सू जुबान आराम से झाओरू की बाहों में लेटी हुई थी, जबकि जियाओ कुई सू जुबान को फल खिला रही थी। जैसे ही ली क्यूयुए ने दरवाजा खोला, सू जुबान दंग रह गई और झाओरू और जियाओ कुई भी दंग रह गईं। पतिदेव, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। क्या आप जानते हैं? सू जुबान को देखकर ली क्यूयुए ने किसी बात की परवाह नहीं की और सीधे सू जुबान की बाहों में खुद को झोंक दिया। क्यूए, तुम यहाँ क्यों हो? इतनी अचानक? तुमने मुझे पहले से सूचना भी नहीं दी। जब सू जुबान ने देखा कि वह व्यक्ति ली क्यूयुए है, तो वह शुरू में बेहद आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि ये देखकर कि ली क्यूयुए की उसके प्रति अनुकूलता पहले ही 90 तक पहुंच चुकी थी, सू जुबान थोड़ा और निडर हो गया। हे, क्या मैं तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश नहीं कर रही थी? और अगर ऐसा नहीं होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पति का एकांत में ये पहलू भी है? ली क्यूयुए ने झाओरू और शियाओ कुई को मुस्कुराते हुए देखा। झाओरू और शियाओ कुई शर्म से लाल हो गईं। ली क्यूयुए और सू जुबान को इतनी सहजता से देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे रंगे हाथों पकड़ी गई मालकिन हो। ओह, उसे लगा कि सब ठीक है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ली क्यूयुए ने फिर भी इस ओर ध्यान दिलाया। सू जुबान समझाना चाहता था। आखिरकार लिन फैंग की कहानी के अनुसार ली क्यूयुए को इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद नहीं थीं। चिंता मत करो पतिदेव, मैं तुम्हें किसी बात के लिए दोष नहीं दूंगी। मुझे उनसे कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी हुई। इससे पता चलता है पतिदेव, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो दूसरों के साथ अपनी मनमानी करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, बल्कि आप उनके प्रति बहुत जिम्मेदार हैं। मुझे ऐसे आदमी से कोई नफरत नहीं है। इसके अलावा क्या ये सच नहीं है कि पति का इतने सारे लोगों द्वारा पसंद किया जाना ये साबित करता है कि आप कितनी असाधारण हैं? ली क्यूयुए, जिसकी लोकप्रियता पहले से ही 90 से ऊपर थी, पूरी तरह से प्रेम में डूब गई और उसने खुद को ही मना लिया।
सुजुवान कुछ समझाने ही वाला था, लेकिन ये दृश्य देखकर उसने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। ली कीयुए इतनी समझदार थी कि अगर वह थोड़ी भी कम समझदार होती तो ये सचमुच नासमझी होती। मेरे पति हमारे प्रति बहुत अच्छे हैं। झाओ रू और शियाओ कुई ने भी इसी बात का समर्थन किया। तो मुझे राहत मिली। बहनों, अगर पति आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो मुझे बता देना, मैं उससे निपटने में आपकी मदद करूंगी। ली कीयुए मुस्कुराए। ये देखकर झाओ रू और शियाओ कुई भी हंस पड़ी और तीनों महिलाओं ने अनजाने में सुजुवान की ओर देखा। तीनों महिलाओं के सामंजस्यपूर्ण दृश्य ने फायर एल्डर को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। फायर एल्डर तो बस एक अच्छा तमाशा देखने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ली कीयुए के शब्द उन्हें पूरे 1 साल तक चौंका देंगे। हे संत, क्या आप अपने शब्दों पर पुनर्विचार करेंगी? क्या ये ऐसी बातें हैं जो आपको कहनी चाहिए? उसके विचार में काइकुन ने भी सुजुवान के साथ कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन ली कीयुए का उन दोनों के प्रति रवैया बिल्कुल अलग था। वाह वाह, संत पुत्र से यही उम्मीद थी। इस बूढ़े ने आज कुछ नया सीखा। अग्नि वृषभ ने लंबी आह भरी। सचमुच, महिलाएं अज्ञानी नहीं होती, नहीं वे किसी बात को स्वीकार करने में असमर्थ होती हैं। ये तो बस इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कौन है। अगर वह व्यक्ति आप हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर कोई और होता, तो स्थिति बिल्कुल उलट हो सकती थी। मौजूदा हालात में फायर एल्डर सुजुवान को हमारी पीढ़ी का आदर्श कहने को तैयार थे। दरअसल फायर एल्डर को खुद सुजुवान से सलाह लेने की इच्छा हुई। आखिरकार उनके घर पर रहने वाला व्यक्ति उनका काफी सख्ती से प्रबंधन करता था। अध्याय 66, इसे ले लो। हंसो हंसो, हंसने की क्या बात है? अब तो तुम बस मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर होने पर ही निर्भर हो। बस थोड़ी देर रुको, जैसे ही मैं अपनी चीट एक्टिवेट करूंगा, तब देखेंगे कौन किससे निपटता है। सुजुवान ने मन ही मन कसम खाए। बहनों, मैं अपना परिचय देना लगभग भूल ही गई थी। मेरा नाम ली कीयुए है और मेरे बगल में बैठे ये सज्जन अग्नि संरक्षक हैं, मेरे दाव रक्षक। ली कीयुए ने परिचय दिया। फायर एल्डर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सिर हिलाया। सुश्री कीयुए, नमस्कार। मेरा नाम झाओ रू है। मैं पति की पत्नी हूँ। मेरे बगल में जो हैं, वे पति की नौकरानी शियाओ कुई हैं। झाओ रो शुरू हुआ। ली कीयुए ने सिर हिलाया और झाओ रू को ध्यान से देखा। किसी कारणवश उसे झाओ रू से हमेशा एक जानी पहचानी अनुभूति होती थी, मानो उसने इसे पहले कहीं महसूस किया हो। मैं तियानवु पवित्र भूमि से हूँ। इस बार मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपने पति को तियानवु पवित्र भूमि लाना है। ली कीयुए ने कहा। तियानवु पवित्र भूमि? क्या ये वही तियानवु पवित्र भूमि है जिसे मैं जानता हूँ? जब वह बोल रही थी, तो शियाओ कुई के हाथ हल्के से कांप रहे थे और उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। जी हाँ, आप तियानवु पवित्र भूमि के बारे में ही सोच रहे हैं। ली कीयुए ने सिर हिलाया। शियाओ कुई, क्या हुआ? तियानवु पवित्र भूमि में क्या गड़बड़ है? झाओ रू को होली लैंड्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं था। शियाओ कुई की प्रतिक्रिया देखकर उसे लगा कि यह एक बुरा संगठन है। सिस्टर आउट, ये तियानवु पवित्र भूमि है। मिस कीयुए तियानवु पवित्र भूमि से है। शियाओ कुई बेहद उत्साहित थी। फिर उसने झाओ रू को सब कुछ समझाया। झाओ रू, जो अब पवित्र भूमि की अवधारणा को समझ चुकी थी, तुरंत घबरा गई। उसके सामने खड़ी ली कीयुए का वास्तव में इतना प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी, और ऐसी महिला सुजुवान को पति कहकर पुकारती रही। सुजुवान वाकई काबिल था। उसने सचमुच एक पवित्र भूमि की किसी महिला का दिल जीत लिया, और वो भी इतनी खूबसूरत। मेरे पति तो बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। वो एक पवित्र भूमि में शामिल होने वाले हैं। वाह, ये तो बहुत से लोगों का सपना होता है। शियाओ कुई ने उत्साह से सुजुवान को गले लगा लिया। सिर्फ नाम ही नहीं कमा रहे, मेरे पति अब से पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र कहलाएंगे। ली कीयुए ने थोड़ा गर्व के साथ कहा। पवित्र पुत्र? शियाओ कुई और भी अधिक आश्चर्यचकित था। कुछ समय से ऐसी अफवाहें थीं कि तियानवु पवित्र भूमि एक नए पवित्र पुत्र की स्थापना करने जा रही है, लेकिन झाओ कुई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पौराणिक पवित्र पुत्र वास्तव में सुजुवान होगा। सुजुवान और तियानवु पवित्र भूमि, क्या ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से असंबंधित नहीं होने चाहिए? जी हाँ, अब से पतिदेव हमारे तियानवु पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र होंगे। चिंता मत करो, पवित्र भूमि की पवित्र कन्या होने के नाते मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। ली कीयुए मुस्कुराए। ये सुनकर झाओ कुई लड़खड़ा गई और लगभग बेहोश हो गई। हे भगवान, पवित्र भूमि, पवित्र कन्या, पवित्र पुत्र,
शियाओ कुई इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी कैसे समझ सकता है? इस समय वह सचमुच झाओ रू से ईर्ष्या कर रही थी। वास्तव में इस दुनिया में जितना कम ज्ञान हो उतना ही सुख मिलता है। कुछ समझाने बुझाने के बाद जियाओ कुई आखिरकार सामान्य हो गई। हे पवित्र कन्या, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने जाता हूँ। ली कीयुए की पहचान जानने के बाद शियाओ कुई घबराई हुई लग रही थी। पहले ली कीयुए उसे पति कहकर पुकारती रहती थी और जियाओ कुई को लगता था कि ली कीयुए पवित्र भूमि की एक साधारण सदस्य है। उसे लगा था कि वह ली कीयुए के साथ बराबरी का व्यवहार कर सकती है, लेकिन फिर तुम मुझे बताती हो कि तुम पवित्र कन्या हो। इस समय तो शियाओ कुई भी उसके साथ बराबरी का व्यवहार करने के बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शियाओ कुई, इतनी औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब बहनें हैं। पवित्र कन्या, या ऐसी किसी बात को भूल जाओ, बस मुझे बहन कहो। ली कीयुए में कोई घमंड नहीं था। उसके मन में सामने खड़ी दोनों महिलाओं के प्रति अच्छी भावना थी। आखिर सुंदरता तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती है। ओ ठीक है, बहन कीयुए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ली कीयुए को ऐसा कहते देख शियाओ कुई स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकी। ये सुनकर ली कीयुए का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। उस बहन ने उसे सचमुच प्रसन्न कर दिया था। ली परिवार की इकलौती वंशज होने के नाते ली कीयुए एक छोटे भाई या बहन की कामना क्यों नहीं करेगी। धन्यवाद छोटी बहन शियाओ कुई। ही ली कीयुए हंसे। सू जुवान ने अपने सामने बैठी तीनों महिलाओं को देखा और थोड़ा असहाय महसूस किया। वह उनकी बातचीत में बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल चुपचाप देखता रहा। वह कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसे टोफू के अलावा खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं मिला। बहन रोए, छोटी बहन शियाओ कुई, मुझे और मेरे पति को कुछ निजी मामलों पर चर्चा करनी है। क्या आप हमें कुछ समय अकेले में दे सकती हैं? कुछ देर बातचीत करने के बाद ली कीयुए अचानक बोल पड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप और आपके पति ने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा है। झाओ रू और शियाओ कुई दोनों ने समझदारी से सिर हिलाया। फायर एल्डर के बारे में तो और भी कम कहा जा सकता था, वह पहले ही शून्य में छिप चुका था। पतिदेव, सच में बहुत समय बीत गया। क्या इस दौरान आपको मेरी याद आई? ली कीयुए ने सू जुवान की मांसपेशियों को धीरे से सहलाया, उसका चेहरा आकर्षण से भरा हुआ था। कितनी मोहक स्त्री है। सू जुवान को अचानक अपने गुर्दों में एक संकट महसूस हुआ। बेशक मुझे तुम्हारी याद आई, भला मुझे तुम्हारी याद कैसे नहीं आती। सू जुवान ने ली कीयुए के इशारे को उसी क्रिया के साथ लौटाया। ली कीयुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने सू जुवान से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आमतौर पर सू जुवान को शर्माना और झिझकना चाहिए था, है ना? माँ ने मुझे जो चाल सिखाई थी वो तो बिल्कुल बेकार लगती है। ली कीयुए को अचानक थोड़ी असमंजस की स्थिति महसूस हुई। सू जुवान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ये चाल शायद उसके पुराने रूप पर कारगर साबित होती, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह एक मंजिला योद्धा बन चुका था। ली कीयुए अभी भी बहुत भोली थी। हर मामले में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें झाओ रू और शियाओ कुई के साथ खूब मजे करते देखा, और वो भी जिसमें तुम बिस्तर पर लेटे हुए थे। क्या तुम्हारे खुद के हाथ पैर नहीं हैं? ली कीयुए ने बोलते समय थोड़ी सी नाखुशी का भाव दिखाया। हे पत्नी, क्या मुझे पता नहीं था कि मैं गलत था? सू जुवान हंसी और ली कीयुए को गले लगाकर उसके होठों को हल्के से चूमा। ली कीयुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो उस पर कोई विशेष प्रभाव डाला गया हो। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। अगली बार इतना आसान नहीं होगा। ली कीयुए ने अपने छोटे होठों को सिकोड़ लिया। हे चिंता मत करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सू जुवान खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह हाँ पतिदेव, इतने लंबे समय तक साधना न करने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको उस समय का मंत्र अभी भी याद है? ली कीयुए ने सू जुवान को नीचे दबाया, उसका चेहरा लाल हो गया। बेशक मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। सू जुवान हंस पड़ी। हे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पति तो बदमाश है, वो तो बहुत पहले ही भूल गया होगा। मुझे जांच करनी पड़ेगी। जैसे ही ली कीयुए ने बात की, उसने सीधे सू जुवान के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये देखकर सू जुवान ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। अरे, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अचानक मेरे कपड़े ऐसे मत उतारो। हे मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं। इसे मुझे दो। अध्याय 67, पागलपन भरा प्रशिक्षण। एक रात बीतने के बाद ली कीयुए ने संतुष्टि का अनुभव करते हुए आलस्य से अंगड़ाई ली और फिर अपने कपड़े ठीक करने लगी।
एक रात बीतने के बाद ली क्यूयुए की साधना का स्तर भी ढीला पड़ने लगा। पिछले आधे महीने में उसने कई आध्यात्मिक अमृत और औषधियों का सेवन किया था, और इतने सारे आध्यात्मिक अमृत और औषधियों की सहायता से उसका स्तर केवल एक छोटे से चरण से ही आगे बढ़ा था। अब एक रात बीतने के बाद उसका हाल ही में उन्नत हुआ क्षेत्र वास्तव में फिर से ढीला पड़ गया। संत स्तर की साधना तकनीक से यही उम्मीद थी। ये सचमुच भयानक है। हालांकि ये सु जुबान की बदौलत भी संभव हुआ। अगर सु जुबान की अपार शक्ति न होती तो वह इतनी जल्दी सफलता हासिल न कर पाती। दरअसल इसे पहले से ही धीमा माना जा रहा था। ली क्यूयुए को यह नहीं पता था कि सु जुबान ने शुरुआत में जो प्रतिभा दिखाई थी उसके अनुसार इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद उन्हें सीधे सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। हालांकि आखिरकार सु जुबान ने उस समय एक चाल चली थी, इसलिए यह वास्तविकता से कुछ अलग था। मेरे पति आज भी बेहद बुद्धिमान हैं। वे दिन ब दिन और भी कमाल के होते जा रहे हैं। ली क्यूए ने शर्माते हुए कहा। तारीफ के लिए धन्यवाद मेरी पत्नी। सु जुबान ने बाहर से मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही विचार चल रहा था। ली क्यूए वाकई कुछ हद तक डरावनी थी। क्या यह एक उच्च स्तरीय साधक द्वारा निम्न स्तरीय साधक पर किया गया आयाम अवनति हमला था? नहीं नहीं, मुझे भविष्य में जितनी जल्दी हो सके उसे पीछे छोड़ना होगा, सु जुबान ने मन ही मन सोचा। अपने दायरे से ऊपर के प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देना अभी भी बहुत अधिक दबाव वाला काम था। केवल वे महान नियतिधारी नायक ही इसे हासिल कर सकते थे। एक महान खलनायक के रूप में दायरे के दमन पर ईमानदारी से भरोसा करना बेहतर था। पतिदेव, आप मेरे साथ त्यानगु पवित्र भूमि कब लौटेंगे? मेरी माता और पवित्र भूमि के सभी बड़े बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। इसके अलावा पवित्र भूमि में खेती करना यहाँ की तुलना में कहीं अधिक तेज है, ली क्यूए ने कहा। इसके अलावा ली क्यूए सु जुबान के साथ हर समय रहने के लिए पहले से ही बेचैन थी। मुझे अभी यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। एक बार जब वे निपट जाएंगे तो मैं आपके साथ वापस आऊंगा, सु जुबान ने कहा। इसमें कितना समय लगेगा? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? ली क्यूए ने पूछा। तुम्हारे आने से पहले मुझे शायद 1 या 2 महीने और लग जाते, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही काफी होंगे, सु जुबान ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर ली क्यूए बेहद खुश हो गई। सिर्फ 3 दिन बचे थे, वह निश्चित रूप से इंतजार कर सकती थी। चिंता मत करो पतिदेव, मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगी। अग्नि देवता भी तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, ली क्यूए ने कहा। संत पुत्र, कृपया खुलकर बोलें। जब तक ये बुरा आदमी बोल सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। अग्नि वृषभ ने सिर हिलाया। धन्यवाद अग्नि वृषभ, सु जुबान मुस्कुराए। फायर एल्डर की मदद से अब उसके पास निंग गांव और पूरे क्यूई देश को कुचलने की ताकत थी। निंग गांव के पास ओल्ड वान का तुरुप का पत्ता था, इसलिए सु जुबान ने पहले उसके खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार ओल्ड वान पहले से ही एक संत स्तर का व्यक्ति था। यद्यपि वह वर्तमान में केवल एक आत्मा का शरीर था, फिर भी वह एक पूजनीय व्यक्ति की चरम शक्ति को उजागर कर सकता था, जो एक अर्ध संत के तुलनीय थी। इस स्तर की शक्ति निस्संदेह ची देश में अजेय थी। अगर यह शक्ति लंबे समय तक कायम न रह पाती तो ची देश शायद पहले ही निंग गांव के अधिकार क्षेत्र में आ चुका होता। हालांकि अब ली क्यूए की मदद से ये सु जुबान का क्षेत्र बन गया था। ... ची देश के शाही महल के अंदर बड़ी संख्या में हिजड़े और महल की दासियां इधर उधर भाग रही थीं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। यहाँ तक कि कुछ उपपत्नी, जो आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली मानी जाती थीं, भी परेशान दिख रही थीं। वर्तमान में क्यूई देश आंतरिक और बाहरी संकटों से जूझ रहा था। सम्राट की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कौन जाने कब उनका देहांत हो जाएगा। सभी लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और यह नहीं जानते थे कि किस गुट का समर्थन करें। चतुर रखेलें बहुत पहले ही कुछ राजकुमारों से जुड़ चुकी थीं और एक बार फिर विलासितापूर्ण जीवन का आनंद ले रही थीं। उनके लिए तो बस साझेदार बदलने की बात थी। जब तक उन्हें धन और प्रसिद्धि मिलती रहती कोई भी चलेगा। हालांकि कुछ हिजड़े और महल की दासियां अलग थीं। उनकी साधना का स्तर कम था और वे जहां भी जाते नौकर ही बने रहते। वहीं कुछ अन्य महलों में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। इसके अलावा वहां जाने के बाद उन्हें तोप के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ खूबसूरत राजमहल की नौकरानियां तो ठीक थीं, लेकिन बाकी इतनी भाग्यशाली नहीं हो सकती थीं। जिंगमिंग हॉल के अंदर वृद्ध सम्राट अपनी बीमारी की शैया पर लेटे हुए थे और कई हिजड़े और महल की दासियां लगन से उनकी सेवा कर रही थीं।
पूरा हॉल रहस्यमय ढंग से शांत था, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। वृद्ध सम्राट की आंखें धंसी हुई और धुंधली थीं, उनकी पूर्व की शान बहुत पहले ही खो चुकी थी। अब वह नमकीन मछली से कम नहीं था। खांसी खांसी। अचानक बूढ़े सम्राट को जोर से खांसी आ गई। उनके बगल में खड़े हिजड़े ने तुरंत एक रेशमी रुमाल उन्हें दिया, जो खांसी के खून से तुरंत लाल हो गया। महाराज, बहुत दिनों बाद मिले। सुजुबान अचानक हॉल में प्रकट हुआ, जिससे उसके बगल में मौजूद किन्ना और महल की दासियां चौंक गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम के शयन कक्ष में घुसने की? तुमने क्या अपराध किया है? एक हिजड़े को फटकार लगाई गई। क्या तुम इस राजा को पहचानते भी नहीं हो? सुजुबान ने बिना कुछ कहे सीधे उसे लात मार दी। हिजड़ा तुरंत एक तरफ गिर पड़ा, उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं, मानो वह मर चुका हो। आना। किसी ने मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन बूढ़े सम्राट ने उसे रोक दिया। बेशर्मीले, ये तो राजकुमार सु हैं। ये तो हम ही हैं। तुम अंधे मूर्खों, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। किसी को सु जुबान पर आरोप लगाते देख बूढ़ा सम्राट गुस्से से लगभग मर ही गया था। ये नव भर्ती किए गए हिजड़े और महल की दासियां सचमुच किसी भी नियम को नहीं समझते थे, वे सु जुबान को पहचानते तक नहीं थे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी हिजड़े और महल की दासियां लुढ़क कर बाहर निकल गए। सु लॉर्ड, बहुत दिनों बाद मिले। क्या आपको अचानक मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत है? वृद्ध सम्राट ने कहा। सु जुबान ने बूढ़े सम्राट पर एक नजर डाली, उन्हें पीला और रक्तहीन पाया। ऐसा लग रहा था मानो उनका अंत निकट हो। लिन फैन की कहानी में अंततः लिन फैन द्वारा ही बूढ़े सम्राट को बचाया गया था, और निंग गांव की कहानी में बूढ़े सम्राट का सिर निंग गांव के लोगों द्वारा काट दिया गया था। अब जबकि लिन फैन की मृत्यु हो चुकी थी और निंग गांव नियति का नया पुत्र बन चुका था, इसलिए पुराने सम्राट की मृत्यु स्वाभाविक रूप से एक निश्चित परिणाम थी। इसलिए दामाद होने के नाते सु जुबान ने अपने ससुर को उनकी अंतिम यात्रा पर विदा करने का निर्णय लिया। आपका विनम्र सेवक महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और विशेष रूप से आपसे मिलने आया है, बस इतना ही। सु जुबान ने ये कहा, लेकिन उसने बूढ़े सम्राट की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सु स्वामी तो सोच में पड़ गए। इस बूढ़े आदमी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वृद्ध सम्राट मुस्कुराए। जी हाँ महाराज, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्यों ना आप पद त्याग दें और किसी योग्य व्यक्ति को कार्यभार संभालने दें। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए सम्राट बनने देंगे? सु जुबान ने अचानक कहा। क्या? बूढ़ा सम्राट हैरान रह गया। हालात उसकी कल्पना से कुछ अलग ही क्यों हो रहे थे। महामहिम, जो बूढ़ा व्यक्ति मरता नहीं, वह चोर है। यदि आप नहीं मरेंगे तो आपके पीछे के लोग सत्ता में कैसे आसीन होंगे? तुम्हारी चोटों के इलाज के चक्कर में तुमने सरकारी खजाने का लगभग सारा पैसा लुटा दिया। मेरा दिल दुखता है। तो तुम्हें जल्दी मर जाना चाहिए। सु जुबान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सु जुबान, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? वृद्ध सम्राट की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं, उनका मन कर रहा था कि वे सु जुबान को निगल जाएं। अध्याय 68, विद्रोह। हाँ, यह विद्रोह है, तो क्या हुआ? सु जुबान ने शांत भाव से कहा। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो। क्रोधित होकर बूढ़े सम्राट ने सीधे शाही मुहर का इस्तेमाल किया। शाही मुहर में संपूर्ण ची देश का राष्ट्रीय भाग्य समाहित था। यद्यपि अब इसका महत्व नगण्य था, फिर भी ये पुराने सम्राट को सर्वोच्च स्तर की शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान कर सकता था। इसके विपरीत इस शक्ति का उपयोग करने पर बूढ़े सम्राट की पहले से ही सीमित जीवन अवधि तेजी से कम हो जाएगी। शाही मुहर का उपयोग करने के बाद बूढ़े सम्राट का वृद्ध चेहरा पल भर में जवान हो गया और उनका पूरा शरीर शक्ति से भर गया। मुझे ऐसा महसूस किए हुए बहुत समय हो गया। सुएकिंग, ये सब तुम्हारी वजह से है। वृद्ध सम्राट ने कहा। क्या ये शाही मुहर की शक्ति है? यह एक मरते हुए बूढ़े व्यक्ति को इतनी ताकत दे सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग सम्राट बनना चाहते हैं। सु जुबान को थोड़ी ईर्ष्या हुई। अग्नि देवता, मैं आपको परेशान करूंगा। सु जुबान एक सर्वोच्च शक्ति को नहीं हरा सका, लेकिन कोई और हरा सकता था। ऐसे निःशुल्क सहायक का उपयोग न करना मूर्खता होगी। जैसा आप आज्ञा दें, पवित्र पुत्र। जैसे ही अग्नि महादूत की आवाज समाप्त हुई, अगले ही पल जो बूढ़ा सम्राट अभी अभी अजेय प्रतीत हो रहा था, तेजी से कमजोर पड़ गया। यह असंभव है। सु जुबान, तुमने कौन सी चाल चली? बूढ़ा सम्राट अपनी शक्ति को लगातार घटते हुए देखकर स्तब्ध रह गया, फिर भी वह असहाय था। ऋषि लोक, ये वास्तव में एक ऋषि लोक विशेषज्ञ है। क्या यही तुम्हारा आत्मविश्वास है?
अपने बगल में बैठे अग्नि महापुरुष को देखते ही बूढ़े सम्राट को सब कुछ तुरंत समझ आ गया। वरिष्ठ, आप एक सम्मानित ऋषि लोक के विशेषज्ञ हमारे सुदूर क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, क्या आपको एक बड़े युद्ध को भड़काने का डर नहीं है? वृद्ध सम्राट ने हार मानने से इनकार करते हुए कहा, तियानक्सुआन महाद्वीप में स्थानीय स्तर से कहीं अधिक कुशल विशेषज्ञों को आमतौर पर लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं होती है। यह एक ऐसा समझौता है जिसका सभी को पालन करना होता है, अन्यथा संपूर्ण तियानक्सुआन महाद्वीप में अराजकता फैल जाएगी। तुमने मेरे पवित्र देश के संत की हत्या करने का प्रयास किया। संत के संरक्षक के रूप में मैं तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? फायर एल्डर ने आत्मधार्मिक भाव से कहा। पवित्र पुत्र, क्या? बूढ़ा सम्राट बेहद हैरान था। पवित्र पुत्र की उपाधि किसी के भी अधिकार में नहीं थी, ये केवल पवित्र भूमि की ही देन थी। सुएकिंग, तुमने खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ऐसी पहचान होगी। ये सुनकर बूढ़े सम्राट ने प्रतिरोध करने का विचार तुरंत त्याग दिया। उन्हें दूसरे पक्ष के शब्दों की सत्यता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके सामने मौजूद ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। महामहिम, आपने इतने लंबे समय तक आनंद उठाया है, अब आपके लिए पद त्यागने और योग्य व्यक्ति को जगह देने का समय आ गया है। सु जुबान ने इत्मीनान से कहा, हे पवित्र पुत्र, कृपया मुझे बचाओ। मैं पूरे ची देश को आपके अधीन कर सकता हूँ। अरे हाँ, इतना ही नहीं, मेरी सभी रखेलें भी आपको दी जा सकती हैं। आप उनमें से जिसे चाहें चुन सकते हैं। वृद्ध सम्राट ने सीधे सु जुबान के सामने सिर झुकाया। देखो तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो क्या ये चीजें फिर भी मेरी नहीं रहेंगी? सु जुबान हंस पड़ी। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। सु जुबान, कृपया जुबान की खातिर मुझे बचा लो। मैं सचमुच मरना नहीं चाहता। बूढ़े सम्राट ने निंग यिक्सुआन का जिक्र किया, लेकिन दुर्भाग्य से सु जुबान ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। बकवास बंद करो, शाही मुहर सौंप दो और त्यागपत्र जारी करो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, सु जुबान ने आदेश दिया। राजहत्या करने पर स्वर्ग का प्रकोप होगा। यहाँ तक कि निंग गांव जैसा शक्तिशाली नियति का नायक भी सीधे तौर पर बूढ़े सम्राट को मारने का साहस नहीं करेगा। क्यूई देश के सदस्य के रूप में सु जुबान द्वारा अपने वरिष्ठ की अवज्ञा करने से अनिवार्य रूप से स्वर्गीय दाव की असंतुष्टि उत्पन्न होगी। सु जुबान में फिलहाल प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। नहीं, ऐसा मत करो। जब तक तुम मेरे घावों को ठीक नहीं करोगे, मैं तुम्हें अपनी सारी चीजें दे दूंगा। वृद्ध सम्राट ने हताशापूर्वक इनकार कर दिया। ऐसे में तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। छोटे हिजड़े, इधर आओ। सु जुबान ने अंधेरे में छिपे हुए छोटे हिजड़े को पकड़ लिया और फिर उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार उसे सौंप दी। उसे मार डालो और तुम अब से संरक्षित क्षेत्र के महान सेनापति बन जाओगे। सु जुबान ने मुस्कुराते हुए छोटे हिजड़े के कंधे पर थपथपाया। उस छोटे हिजड़े को तलवार उठानी पड़ी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसने सु जुबान की ओर देखा। उसकी आंखों में भय और विनती भरी हुई थी। महोदय, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह तो महाराज हैं। छोटा हिजड़ा रोने ही वाला था। अगर तुम उसे नहीं मारोगे, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम खुद चुन लो, सु जुबान ने उपहास किया। ये सुनकर उस छोटे हिजड़े ने अपने होंठ काट लिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह कई वर्षों से महल में रह रहा था, उत्पीड़न सहता रहा था, और शुरू में उसने सोचा था कि उसका जीवन साधारण ही रहेगा। अब आखिरकार उसे स्वर्ग के विरुद्ध अपनी किस्मत बदलने का ऐसा अवसर मिला था। क्या वह सिर्फ एक मरता हुआ बूढ़ा आदमी नहीं है? मैं तुमसे लड़ूंगा। उस छोटे हिजड़े ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प जगाया, लंबी तलवार उठाई और उसे बूढ़े सम्राट के दिल की ओर घोंप दिया। अरे कुत्ते गुलाम, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगी। बूढ़े सम्राट ने अपनी ओर दौड़ते हुए उस नन्हे हिजड़े को देखा, जो हताश और क्रोधित होने के साथ साथ असहाय भी था। अरे बूढ़े कमीने, मर जा। छोटे हिजड़े ने लंबी तलवार को बूढ़े सम्राट की छाती के बाईं ओर घोंप दिया। पल भर में ही खून की एक लहर दौड़ गई। हा 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 हा, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। बूढ़े सम्राट को बुरी तरह खून बहते देख नन्हा हिजड़ा खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तभी आसमान से बिजली गिरी और नन्हा हिजड़ा पल भर में राख हो गया। ये दिव्य क्रोध कितना भयानक है। सु जुबान बेहद हैरान रह गया। गति इतनी तेज थी कि बिजली गिरने से पहले उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। सौभाग्य से यह मैंने नहीं किया। सु जुबान ने राहत की सांस ली। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं मर रही हूँ। तुम दरिंदे,
बूढ़े सम्राट ने अपना सीना पकड़ लिया और लगातार कोसने लगे। अगर उनका दिल सही तरफ न होता तो वे अब तक मर चुके होते। इस बार तो आप भाग्यशाली रहे, अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। क्या आप ये त्याग पत्र लिखेंगे या नहीं? सू जुबान ने कहा, मैं लिखूंगा, क्या मैं इसे सीधे नहीं लिख सकता? बूढ़ा सम्राट पूरी तरह से डर गया। मृत्यु के भय के आगे अंततः उसने समझौता करना चुना। कुछ ही समय बाद त्याग पत्र लिख दिया गया था। सू जुबान ने संतोष के साथ त्याग पत्र ग्रहण किया और उस पर एक नजर डाली। सही होने की पुष्टि करने के बाद उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। महाराज, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाता है। चिंता न करें, जब तक आप आज्ञाकारी रूप से सहयोग करते रहेंगे, मैं आपको जीवन भर सुखमय जीवन जीने का आश्वासन देता हूँ। बेशक, यह इस शर्त पर है कि आप अब कोई अनुचित विचार न रखें। सू जुबान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। बूढ़े हिजड़े, इधर आओ। सू जुबान ने लापरवाही से एक बूढ़े हिजड़े को रोक लिया। ये बूढ़ा हिजड़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह लंबे समय से वृद्ध सम्राट के साथ रहा था और उसे वृद्ध सम्राट का प्रिय और प्रतिनिधि कहा जा सकता है। कल आपको इस पदत्याग की घोषणा दुनिया के सामने करने का अवसर मिलेगा। मुझे इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? सू जुबान ने कहा, अब समझ में नहीं आया। बूढ़ा हिजड़ा हकलाया। अध्याय 69, निंग यिक्सुआन की माँ। महारानी ये निंगजी चित्र। हा, बुरा नहीं, मुझे आपका रवैया बहुत पसंद आया, आप इनाम के हकदार हैं। सू जुबान ने लापरवाही से कुछ स्पिरिट स्टोन बूढ़े हिजड़े की आस्तीन में डाल दिए और फिर दिल खोलकर हंसते हुए वहां से चला गया। महाराज, क्या आप ठीक हैं? सू जुबान के जाने के बाद बूढ़े हिजड़े ने तुरंत बूढ़े सम्राट को उठने में मदद की। उन्हें एक दवा पिलाने के बाद बूढ़े सम्राट आखिरकार ठीक हो गए। इस समय बूढ़ा सम्राट जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खाली और निराशा से भरी हुई थीं। उसकी पूर्व शाही शान लंबे समय से बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। ग्रेट ची, आकाश में परिवर्तन होने वाला है। वृद्ध सम्राट ने कुछ निराशा से उस दिशा में देखा जिधर सू जुबान गया था। सू जुबान जैसे राक्षस के युद्ध में उतरने से निंग परिवार की नींव पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। मेरे प्रभु, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? अग्नि वृषभ ने बात की। अग्नि महापुरुष, कृपया राजमहल में राजा सीलिंग क्षेत्र से ऊपर के सभी विशेषज्ञों को पकड़ने का बीड़ा उठाएं। अगर वे आत्मसमर्पण कर दें तो उन्हें बख्श दो, अगर नहीं तो उन सबको मार डालो। सू जुबान ने उदासीनता से कहा, जैसा आप आदेश दें मेरे स्वामी। फायर एल्डर ने आदरपूर्वक कहा। रास्ते में सू जुबान शाही महल में ऐसे टहल रही थी मानो वह दर्शनीय स्थलों की सैर कर रही हो और बीच बीच में गुजरने वाली खूबसूरत महल की दासियों को छेड़ रही थी। सू जुबान, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने मुझे सूचना तक नहीं दी। रास्ते में सू जुबान की मुलाकात अप्रत्याशित रूप से निंग यिक्सुआन से हुई। अरे, क्या ये मेरी पत्नी नहीं है? क्या संयोग है? सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। सू जुबान द्वारा उसे इस नाम से पुकारे जाने पर निंग यिक्सुआन तुरंत शर्म से लाल हो गई। ये कैसी बकवास कर रहे हो? हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। निंग यिक्सुआन ने शर्माते हुए कहा। हे, इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो लगभग एक जैसा ही है। सू जुबान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वैसे आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप सम्राट पिता को ढूंढ रहे हैं? निंग यिक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा। मैं आपके पिता सम्राट से पहले ही मिल चुका हूँ, अब मैं आपकी माँ से कुछ बात करने आया हूँ। सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या आप मेरी माँ को ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर निंग यिक्सुआन तुरंत थोड़ी निराश हो गई। उसने सोचा था कि सू जुबान उससे मिलने आए है। चिंता मत करो, सब काम निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। सू जुबान के बोलने के बाद वह चला गया। ठीक है। निंग यिक्सुआन ने सू जुबान की दूर जाती हुई आकृति को देखा और किसी कारणवश उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मानसिक साधना का हॉल, ये वह भव्य हॉल था जहां निंग यिक्सुआन की माता महारानी ये निंगजी निवास करती थी। सू जुबान ने मानसिक साधना कक्ष में कदम रखा। चंदन की एक हल्की मनमोहक सुगंध पूरे कक्ष में फैली हुई थी। भव्य हॉल में एक महिला जो निंग यिक्सुआन से 70% मिलती जुलती थी, सबसे आगे बैठी थी। महारानी ये निंगजी सबसे आगे बैठी थी। उनकी आंखें शांत और उनका व्यवहार शालीन था। सू जुबान को प्रवेश करते देख उनकी निगाहों में सूक्ष्म आश्चर्य की झलक दिखाई दी। महारानी, बहुत दिनों बाद मिले। सू जुबान एक शरारती मुस्कान के साथ अंदर आए। सू जुबान, तुम यहाँ कैसे हो?
सू जुबान के अनाधिकृत प्रवेश से महारानी ये निंगजी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। आखिरकार अगर वह क्रोधित भी होती तो भी कोई फायदा नहीं होता। सू जुबान इस समय अपनी शक्ति के चरम पर था, अनगिनत लोग उसकी कृपा पाने के लिए तरस रहे थे। इसके अलावा निंग यिक्सुआन और सू जुबान के बीच अभी भी विवाह अनुबंध था, इसलिए महारानी ये निंगजी को नहीं लगता था कि सू जुबान उनके साथ कुछ गलत करेंगी। यह आवाज, इसे सुनना वाकई सुखद है। सू जुबान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल के लिए उस पल का आनंद लिया। महारानी ये निंगजी की आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें सूक्ष्म रूप से थोड़ी सी दूरी का भाव झलक रहा था। मैं महाराज से कुछ मामलों पर चर्चा करने आया हूँ, सू जुबान ने गंभीर भाव से कहा। क्या ये जुबान एयर के बारे में है? खुलकर बताओ। महारानी ये निंगजी को लगा कि सू जुबान उनसे निंग यिक्सुआन से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत समझा है महारानी। मैं इस बार आपसे आपके बारे में बात करने आया हूँ। सू जुबान के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। मेरे बारे में? महारानी ये निंगजी थोड़ी हैरान थी, यह उनकी उम्मीदों से कुछ अधिक था। जी हाँ, महाराज ये भी जानते हैं कि इन दिनों ची देश में शांति नहीं है, वृद्ध सम्राट का जल्द ही देहांत हो जाएगा। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सू जुबान ने इधर उधर की बातें नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गई। सू जुबान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? महारानी ये निंगजी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। सू जुबान के शब्दों ने उन्हें पहले ही कुछ हद तक क्रोधित कर दिया था। क्या ये स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ नहीं थी? इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस मुझे लगता है महारानी आपका भविष्य बेहतर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मेरा अनुसरण करना एक बेहतरीन विकल्प होगा। ही। सू जुबान के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। बेशर्म सू जुबान, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? महारानी ये निंगजी बेहद क्रोधित थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू जुबान ऐसे शब्द कहेगी। वह निंग यिक्सुआन की माँ थी और राष्ट्रमाता भी। एक साधारण प्रजा सू जुबान ने ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की? बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज आपकी बात थोड़ी अस्पष्ट है। क्योंकि यही बात है, तो मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी औरत बनो। सू जुबान ने दोहराया। असंभव, तुम सपना देख रहे हो। गार्ड्स। महारानी ये निंगजी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और साथ ही लोगों को बुलाने का आह्वान शुरू कर दिया। हालांकि विशाल मानसिक साधना कक्ष में महारानी ये निंगजी की पुकार का किसी ने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि एक भी हिजड़ा नजर नहीं आया। लोग कहाँ हैं? महारानी ये निंगजी को तुरंत घबराहट का अनुभव हुआ। महाराज, अब और चिल्लाए मत। चाहे आप चीखते चिल्लाते अपना गला खराब कर लें, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। पूरा शाही महल पहले से ही मेरे नियंत्रण में है। जिन गार्डों की आप बात कर रहे हैं, वे या तो मर चुके हैं या मेरे सुपरिवार के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी और महारानी ये निंगजी के कुछ हद तक घबराए हुए और हैरान चेहरे को ध्यान से देखने लगी। ये कहना ही पड़ेगा कि महारानी ये निंगजी की सुंदरता सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। वह वाकई महारानी बनने के योग्य थी। निंग यिक्सुआन की तुलना में महारानी ये निंगजी में अधिक परिपक्व आकर्षण और मातृत्व स्नेह था। शारीरिक बनावट के मामले में महारानी ये निंगजी निंग यिक्सुआन की तुलना में अधिक सुडौल थी। उनकी त्वचा गोरी, चेहरे की बनावट सुंदर और शरीर सुडौल था। सू जुबान, क्या आप विद्रोह कर रहे हैं? महारानी ये निंगजी पूरी तरह से चकित थी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सू जुबान की कार्रवाई इतनी तेज होगी। इतने कम समय में ही पूरा शाही महल सू जुबान के नियंत्रण में आ गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महारानी होने के नाते उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। सू जुबान को पीछे से कौन सी शक्ति वास्तव में समर्थन दे रही थी? सचमुच महाराज, आप सचमुच बुद्धिमान हैं। मैं सचमुच विद्रोह कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, सिंहासन मेरा है और आप भी मेरे हैं। सू जुबान दिल खोलकर हंसी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने जरूर कोई चाल चली होगी। तुम्हारे सुपरिवार की क्षमताओं को देखते हुए तुमने इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को इतनी खामोशी से कैसे अंजाम दिया? और मैं यहाँ होते हुए भी एक भी खबर नहीं मिली। मुझे धोखा देने की सोच भी मत। जल्द ही कोई न कोई तुम्हारी साजिशों का पर्दाफाश कर देगा। महारानी ये निंगजी को इस पर विश्वास नहीं हुआ और न ही उन्होंने विश्वास करने की हिम्मत की। उन्हें लगा कि ये सब सू जुबान की धूर्त चालें हैं। ये सब सू जुबान की चाल थी। उसका मकसद उसे हासिल करना और उसे अपने जाल में फंसाना था। उसे धैर्य रखना था।
जब तक वह उस पल का इंतजार करती, तब तक सब कुछ आसानी से सुलझ जाएगा। बेहद जिद्दी, लगता है मुझे अपना तुरुप का पत्ता निकालना पड़ेगा। अध्याय 70, जुबान, एयर को पता न चलने दें। महारानी ये निंगजी, शाही फरमान स्वीकार कीजिए। सु जुबान ने सीधे शाही फरमान निकाल लिया। ये सुनकर महारानी ये निंगजी सहज रूप से घुटनों के बल बैठ गईं। स्वर्ग के आदेश से सम्राट ये फरमान जारी करता है। ये सम्राट अयोग्य है। आज से प्रभावी, ये सम्राट स्वेच्छा से महारानी ये निंगजी के साथ विवाह संबंध समाप्त करता है। महारानी ये निंगजी को आदेश दिया जाता है कि वे सु परिवार की सु जुबान से उपपत्नी के रूप में विवाह करें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। शाही आदेश, असंभव, यह असंभव है, महामहिम ऐसा कैसे कर सकते हैं। महारानी ये निंगजी सदमे से भर उठी, उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। क्या बूढ़े सम्राट ने वास्तव में स्वेच्छा से उनसे विवाह भंग कर दिया और चाहते थे कि वह सु जुबान से उपपत्नी के रूप में विवाह कर लें। हे भगवान, क्या ये सच है। ये तो सबको पता ही होगा कि निंग यिक्सुआन सु जुबान की पत्नी है और एक माँ होने के नाते वह रखेल बन जाएगी। आदेश प्राप्त करो। सु जुबान ने शाही फरमान सीधे महारानी ये निंगजी के हाथों में सौंप दिया। महारानी ये निंगजी ने अविश्वास से शाही फरमान ले लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके सामने मौजूद शाही फरमान असली था, नकली नहीं। इसका मतलब ये था कि सु जुबान ने अभी जो कुछ भी कहा था वह भी सच था। देश तबाह हो गया। बूढ़े सम्राट ने सिंहासन त्याग दिया और अपना पद छोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसे सु जुबान को रखेल के रूप में दे दिया। ये महारानी ये निंगजी को शाही फरमान प्राप्त हुआ। महारानी ये निंगजी कांप उठी, उनका हाथ कांपते हुए सु जुबान से शाही फरमान ले लिया। महारानी, अब आपको और क्या कहना है? क्या आपके पति ने भी स्वेच्छा से आपका विवाह मुझसे तय किया है? सु जुबान ने महारानी ये निंगजी की ठुड्डी ऊपर उठाई, उसका चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। महारानी ये निंगजी ने हार स्वीकार कर ली। सु जुबान ने तो शाही फरमान भी पेश कर दिया था, वह और क्या कह सकती थी। जहां तक फरमान की अवहेलना करने और उसे स्वीकार न करने की बात है, महारानी ये निंगजी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। अगर वह अवहेलना करती भी तो सु जुबान बलपूर्वक कष्ट सहने की बजाय सु जुबान पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना बेहतर था। तुम एक समझदार महिला हो। मुझे समझदार महिलाओं के साथ कुछ भी करना अच्छा लगता है। सु जुबान हंस पड़ी। मैं ही क्यों? राजमहल में और भी कई महिलाएं हैं, है ना? आपने मुझे ही क्यों चुना? महारानी ये निंगजी ने पूछे बिना नहीं रह सकी। महारानी ये निंगजी को लगा कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी सु जुबान कद्र करे। पहली बात तो ये कि उनकी उम्र पहले से ही काफी अधिक मानी जाती थी, और दूसरी बात ये कि उनका कद काठी और रूप रंग भी सबसे अच्छा नहीं था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वह था निंग यिक्सुआन के साथ उसका रिश्ता। सु जुबान, वह लगभग पागल ही था, है ना? हे महारानी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। आप जिन चीजों के बारे में सोच रही हैं, वे दूसरों के लिए भले ही नकारात्मक हों, लेकिन मेरे लिए वे निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। महारानी, मुझे आप जैसी महिलाएं पसंद हैं। जैसे ही सु जुबान बोल रहा था, उसने महारानी ये निंगजी को अपनी बाहों में भर लिया। सु जुबान की बातें सुनकर महारानी ये निंगजी थोड़ी हैरान रह गईं। उन्हें सु जुबान की ऐसी पसंद की उम्मीद नहीं थी। हालांकि महारानी ये निंगजी सु जुबान की पसंद को स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति के लिए सु जुबान की पसंद वास्तव में उनके लिए मददगार साबित हुई। आखिरकार जब सु जुबान ने ऐसा कहा था, तो वह भविष्य में उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। क्या निंग यिक्सुआन को इसके बारे में पता है? महारानी ये निंगजी ने पूछे बिना नहीं रह सकी। चिंता मत करो, उसे अभी पता नहीं है, लेकिन बाद में स्थिति बदल सकती है। सु जुबान हंस पड़ी। अगर हो सके तो मैं नहीं चाहता कि निंग यिक्सुआन को पता चले। यही मेरी आखिरी गुजारिश है। मैं नहीं चाहता कि निंग यिक्सुआन के सामने मेरी अंतिम छवि पूरी तरह से खराब हो जाए। कृपया युवा स्वामी सु, जब तक आप मेरी यह विनती मान लेते हैं, इसके बाद आप मेरे साथ जो भी करें, मैं आपको मना नहीं करूंगा। महारानी ये निंगजी ने सु जुबान को दया भरी निगाहों से देखा। निंग यिक्सुआन के सामने महारानी ये निंगजी की छवि हमेशा से ही उच्च कोटि की, परिष्कृत और सूक्ष्म रूप से अधिकारपूर्ण रही थी। अगर निंग यिक्सुआन को इस बारे में पता चल जाए, तो क्या निंग यिक्सुआन की नजरों में उसकी लंबे समय से बनी हुई छवि पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगी? सु जुबान ने महारानी ये निंगजी की दयनीय स्थिति को देखा और उसके दिल में एक हलचल सी दौड़ गई। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ,
ये बात सिर्फ तुम और मैं ही जानेंगे और स्वर्ग और पृथ्वी भी जानेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। सु जुवान हंस पड़ी। महोदया, आप अभी भी बहुत भोली हैं। आपका दिमाग आपकी त्वचा की तरह है। हालांकि सु जुवान ने ये गारंटी दी कि किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि किसी चौथे या पांचवें व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। तो फिर मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। बोलने के बाद महारानी ये निंगजी का रूप बदल गया, उनके पहले के प्रतिरोधी भाव तुरंत बदल गए। ये कल्पना करना कठिन था कि जो महिला अब उसे स्नेह से देख रही थी, उसने कुछ समय पहले तक उसे दुश्मन समझा था। वास्तव में अभिनय की बात करें तो हमारी पुरानी पीढ़ी के कलाकार अधिक संयमित हैं। सु जुवान अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़ी। डिंग। कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार 50,000 खलनायक अंक। निंग गांव का भाग्य मूल्य 5,000 कम हो गया। उस पुराने सम्राट की तुलना में कौन अधिक दुर्जय है? सु जुवान हंस पड़ी। स्वाभाविक रूप से आप अधिक शक्तिशाली हैं। आपने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। महारानी ये निंगजी ने सु जुवान को स्नेह भरी निगाहों से देखा। मेरा मतलब है, साधना के मामले में, जब पुराने सम्राट युवा थे, तब मेरी वर्तमान साधना की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली था? सु जुवान ने महारानी ये निंगजी के सिर पर थपथपाते हुए उनसे कहा कि वे ज्यादा न सोचें। तो फिर बेशक आप, पतिदेव, कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। महारानी ये निंगजी ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। सु जुवान ने अभी अभी अपनी साधना का प्रदर्शन किया था और महारानी ये निंगजी को तब एहसास हुआ कि सु जुवान इतनी कम उम्र में ही राजा सीलिंग क्षेत्र में पहुंच चुका है। पूरे ची देश के इतिहास में ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसीलिए सु जुवान में ची देश को उखाड़ फेंकने की क्षमता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैं आपके जवाब से बहुत संतुष्ट हूँ। सु जुवान ने महारानी ये निंगजी के नितंबों पर थपथपाया और महारानी ये निंगजी अनजाने में एक हल्की सी गुनगुनाहट करने लगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम अभी अभी एक बड़ी लड़ाई लड़कर आए हो, इसलिए आराम करो। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर सु जुवान ने अपनी पैंट पहनी और पलक झपकते ही गायब हो गया। सु जुवान को जाते हुए देखकर महारानी ये निंगजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी कम उम्र की और असाधारण प्रतिभा वाली लड़की को वह पसंद आ गई। उसने सचमुच एक अनमोल रत्न पा लिया था। मानसिक साधना कक्ष छोड़कर सु जुवान अग्नि वृषभ को खोजने के लिए निकल पड़ा। अग्नि पूज्य, जिस मामले को लेकर मैंने आपको पहले परेशान किया था, उसका क्या हाल है? सु जुवान ने पूछा। मेरे स्वामी, आपके निर्देशों के अनुसार राजमहल में राजा सीलिंग क्षेत्र से ऊपर की साधना क्षमता वाले सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। कुछ अवज्ञाकारी लोगों को मैंने मार डाला है और उनकी राख बिखेर दी है। ये लोग आज्ञाकारी हैं। अग्नि जनादेश ने जमीन पर बंधे और कांपते हुए लोगों के एक बड़े समूह की ओर इशारा किया। सु स्वामी, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए। आप जानते हैं, मैं बचपन से ही सुपरिवार के प्रति वफादार रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक गुप्त एजेंट के रूप में आया था। हे भगवान सु, मेरी जान बख्श दीजिए। अब से मेरा वांग परिवार पीढ़ियों तक गुलाम बनकर आपकी सेवा करने को तैयार है। हे प्रभु सु, मेरी घर पर एक सुंदर और आकर्षक पत्नी है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो हे प्रभु, मैं आपसे केवल यही निवेदन करता हूँ कि आप मेरी जान बख्श दें।